एडमिरल मंसूरुल हक, उनके खिलाफ भी कुछ माली बेज़ाब्तियों की खबर जो है ज़ीनत बनी थी मीडिया की, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि फौज में चाहे वो लेफ्टिनेंट हो, चाहे सिपाही हो, लेफ्टिनेंट हो या फिर कोई लेफ्टिनेंट जनरल हो, तमाम के लिए जो हमारा पाकिस्तान मिलिट्री का जो मैनुअल है MPML के मुताबिक दी गई सजाएं या उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस उसी तरह से होती हैं। कोई किसी को भी मावरा जो है उसको नहीं समझा जाता, और अगर कोई एक सिंगल मिस्टेक भी करता है तो उसको जो है कैफरे किरदार तक या उसको डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में भरपूर सजाएं सुनाई जाती हैं। तो ये फौज का एक नॉर्मल अमल है, लेकिन अभी मीडिया की जीनत इसलिए बन रखा है कि चूंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जिसके सिलसिले में फील्ड जजमेंट कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई, और इस सिलसिले में अगर मजीद कोई ऑफिसर्स के नाम भी या कोई किसी और रैंक के कोई ऑफिसर्स का नाम आता है तो उनके खिलाफ भी वैसे ही एक्शन लिया जाएगा। जी। और आप क्या समझते हैं कि अब इस डेवलपमेंट के बाद तफ्तीश का जो दायरा कार है वो किस हद तक मजीद फैलेगा? देखिए, इसके मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। जो अगर कुछ गवाहों की सूरत में अगर ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है या उनके रिलेटेड डिपार्टमेंट के कुछ और एहलकारों की जरूरत पड़ती है तो सबको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, ताकि जो कानून और इंसाफ के तमाम जो सारे स्टेजेस हैं उनको भरपूर तरीके से उनको उन पे अमल पैरा हुआ जा सके, क्योंकि खासे सीनियर ऑफिसर हैं और जनरल फैज हमीद की एक रिप्यूट है, फौज में जाने पहचाने जाते हैं, 2 कोरों की कमांड कर चुके हैं, ISI को लीड कर चुके हैं, अफगानिस्तान में खतर खा रोल रहा है, वॉर एंड टेरर के हिसाब से 11 कोर के अंदर उनकी खिदमात काफी स्ट्रांग रही हैं। लेकिन अगर कभी पर्सनल कंडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होती। जी सही। अहमद बिना साहब, आप काइंडली साथ रहिएगा। वकार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। ये जो आज अभी डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, 3 मजीद रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को तहवील में लिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? जी, फौज का अपना जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है वो तो थ्रू द ईयर ही रहता है, और चूंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है और जनरल फैज हमीद का एक तो कंडक्ट था बिफोर रिटायरमेंट जो टॉप सिटी से रिलेटेड था, और फिर पोस्ट रिटायरमेंट है जिस पर आई थिंक ज्यादा सेंसिटिविटी है, तो शायद उसमें पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रही है, और वो विद इन 2 years है, अभी 2 साल उनके रिटायरमेंट को पूरे नहीं हुए। और अगर आप आई थिंक 2 साल पूरे भी कर लेते हैं उसके बावजूद अगर ऐसी चीजें हो जो एंटी स्टेट हो या एंटी इंस्टीट्यूशन, तो उसको भी आई थिंक बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो एक तो ये है। दूसरा, जो पहले भी बात हुई थी कि जब ट्रायल शुरू होगा तो उसमें डेफिनेटली एक्सपेंशन होगी इन्वेस्टिगेशन की, तो नेटवर्क में और लोग भी आएंगे, 7,000 एक बंदा अकेला तो कर नहीं सकता। तो ये आई थिंक जो अभी रिसेंट अरेस्ट हैं ये जस्ट बिगिनिंग ऑफ आई वुड से जो प्रोसेस है। बाकी इंशाल्लाह इसका स्पीडियर ट्रायल होता है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में कोई बहाना नहीं चलता, किसी मेडिकल आ गई या किसी वकील जो है वो हाजिर नहीं हो सका, और उनको वकील करने की इजाजत जरूर है, लेकिन एक डिफाइंड टाइम लाइन के अंदर इसका डिसीजन होगा, क्योंकि फौज में जो है डिलेज नहीं हो सकते। ये 9 मई की तरह नहीं है कि अभी तक जो है वो उस पर आप स्टे लेके बैठे रहें और लोग जो है वो अपना इसमें इसका फायदा लें या कोई रिलीफ लें। स्पीडी ट्रायल होगा, आगे फिर इनको अपील का हक है, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफिस है या हाई कोर्ट्स है या सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इंशाल्लाह इसको जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इट्स अ वेरी गुड मैसेज फॉर मिलिट्री इटसेल्फ विद इन जो है और बाहर भी जो है कि फौज की जो बेसिक डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और आप करेंगे तो आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। सही। और वकार साहब, जो पिछली प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें ये बाकायदा मेंशन किया गया था कि इंक्वायरी में चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं जिसकी बिना पर फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया है। तो आप समझते हैं कि जो अभी तीनों इन अफसरान को तहवील में लिया गया है इन पर भी चीज़ें तो इस्टेब्लिश हो चुकी होंगी, चाहे उनकी डिटेल्स अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई होंगी? ये एग्जैक्टली प्रोसेस है, ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है जिससे आपकी पुलिस जब चार्ज करती है, FIR काटती है, तो आप जो है बेसिकली इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो एक इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। तो इस मिलिट्री का जो सिस्टम है उसमें पहले इन्वेस्टिगेशन हो के जो प्रूफ्स हैं वो इकट्ठे करके फिर उसको भी दिखाया जाता है और फिर ट्रायल शुरू। तो अगर FGC हम स्टार्ट हो गया तो मेरा ख्याल है शायद इस पे कुछ टाइम लग चुका है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है कि एक सॉलिड एविडेंस है और चीजें जो हैं अभी और से डिपेंड करता है कि जनरल फैज खुद क्या कुछ बताते हैं। आई एम श्योर जो कोई भी ऑनरेबल ऑफिसर होगा तो वो फिर चीज का अगर उसने किया तो एक्नॉलेज करेगा और बड़ी जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी, और इसमें जो नेटवर्क था वो बेनकाब होगा। अभी उसके लीकेजेस पॉलिटिकल थे या खुदा ना खास्ता इसमें इंसाइटिंग ऑफ वायलेंस थी या बगावत की कोशिश थी, आर्मी की चेन ऑफ कमांड पे अटैक था, तो बेशुमार चीजें हैं जो मिलिट्री लॉ और सिविल लॉ के अंदर आएंगी। तो अभी देखते हैं कि आगे कैसे अनफोल्ड होता है। अच्छा वकार खान साहब, अगर तो इस सारे मामलात में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के तमाम मामलात में कुछ सिविलियंस भी इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सिविलियंस को भी गिरफ्तार किया जाएगा, फौज ही अपनी तहवील में लेगी? डू यू थिंक दैट?
جی لاجیکلی تو دیکھیں اس پہ ابھی صرف سپریم کورٹ نے ایک وہ اسٹے لیا ہے، لیکن کوئی بھی آپ کوئی بھی ملٹری دیکھ لیں، ابھی چاہے یونائٹیڈ اسٹیٹس ہے، چاہے انڈیا ہے، پاکستان ہے، جب آپ ملٹری انسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کنسپائر کرتے ہیں یا ایون اگر اسالٹ کرتے ہیں گیرزن کو انسٹالیشن کو، تو آٹومیٹیکلی آپ ملٹری لا کے اندر آ جاتے ہیں۔ باقی ہماری اپنی کورٹس ٹھیک ہے ریسپیکٹیبل ہے، لیکن میرے خیال خواہ مخواہ کا یہ اسٹے ہے۔ اور اگر دیکھیں خدا نہ خاصہ جس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو ٹرائل میں کچھ ملٹری آفیسر تھے، بریگیڈیئر صاحب ان کو سزائے موت ہوئی اور ان کے ساتھ سویلینز انوالو تھے، تو ان کا بھی ملٹری کورٹ نے ہی ٹرائل کیا تھا، چاہے کہ آگے اپیل کا حق ہوتا ہے۔ تو اگر تو کانسپیریسی اگینسٹ دا اسٹیٹ ہوتی ہے، بغاوت کی کوشش کی گئی تھی، اگر یہ چیزیں پروو ہوتی ہیں تو ارسپیکٹیو آف کہ وہ سویلینز ہیں یا فوجی ہیں، بیکاز دین بیسیکلی وہ فوج کے لاز کے اندر ہی آئے گا۔ تو امید ہے کہ اس چیز پہ مزید کلیئرٹی آئے گی، تو اس کو اسی لحاظ سے دیکھا جائے گا۔